बीबीसी इंडिया बोल 16 अप्रैल दिन शनिवार। मैं हूं वात्सल्य राय। महंगाई कई मोर्चों पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीते कुछ महीने में पेट्रोल डीजल से लेकर खान पान के सामान तक में तेजी देखी गई है। घरेलू गैस, टैक्सी, ऑटो के किराए में भी इजाफा हुआ है। इस बीच कई स्कूलों ने भी फीस बढ़ा दी है। महंगाई के मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार की अपनी दलीलें हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। कार्यक्रम में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। रूस ने लगातार दूसरे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव के सैन्य औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया है। रूस ने आज सुबह टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बनाने वाले प्लांट पर हमला किया। कीव के मेयर किताली क्लिश्चाको ने बताया है कि हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। रूस ने कल एंटी शिप क्रूज मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया था। मेयर ने शहर के लोगों को आगाह किया है कि यहां और भी हमले हो सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक रूस के हमले में अब तक उनकी सेना के करीब 3000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के अपने देश में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। रूस के मुताबिक ये फैसला यूक्रेन के साथ लड़ाई में उनके विरोधी रुख को देखते हुए किया गया। रूस के मुताबिक ब्रिटेन की ओर से लगाई गई पाबंदियों के जवाब में ये प्रतिबंध लगाया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस पर कुछ और पाबंदियों का ऐलान किया था। दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नताल प्रांत में आई बाढ़ के बाद लापता लोगों को बचाने के लिए अभियान जारी है। बारिश की वजह से बचाव में लगी टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डरबन शहर और पास के इलाके के करीब 4000 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इसे दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया जा रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से कम 395 लोगों की मौत हुई है। सरकार का कहना है कि मंगलवार से पीड़ितों को अस्थायी घर उपलब्ध कराए जाएंगे। चीन ने शियान शहर में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए 4 दिन की पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। इससे करीब 130 लाख लोग प्रभावित होंगे। शहर में रेस्तरां और मनोरंजन की जगहों को बंद कर दिया गया है। सुझोऊ में भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई गई हैं। शंघाई के ज्यादातर हिस्से में भी लॉकडाउन लागू है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर करेन ग्रेपिन के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के लिए चुनौती बन गया है। For the last 2 years, this zero COVID strategy has been incredibly successful. So I think going into this period, there was a डॉक्टर ग्रेपिन कह रही थी कि बीते 2 साल के दौरान जीरो कोविड पॉलिसी बेहद कामयाब थी। मुझे लगता है कि इस दौरान यही माना गया कि जो उपाय पहले कामयाब थे वो अब भी काम करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इन उपायों का ओमिक्रॉन पर परीक्षण नहीं हुआ था। ये वेरिएंट बहुत संक्रामक मालूम होता है। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। यहां नए मुख्यमंत्री का चुनाव होना था। रिपोर्टों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सदस्यों ने स्पीकर पर हमला किया और सदन में हंगामा शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज ने इसे पीटीआई की गुंडागर्दी बताया है। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को करीब 3 लाख वोटों के अंतर से हराया। सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। आसनसोल लोकसभा सीट से इस्तीफा देने वाले बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी उम्मीदवार के रूप में बालीगंज विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। बिहार की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस नेताओं की एक बैठक में हालिया चुनाव नतीजों पर चर्चा की गई। समाचार एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के हवाले से बताया है कि इस मीटिंग में साल 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। इस बैठक में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। ये थे शाम 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल। फेसबुक और यूट्यूब पर बीबीसी हिंदी का डिजिटल प्रसारण इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। देश में महंगाई कई मोर्चों पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर किसी की जेब पर इसका असर दिख रहा है और इसे लेकर राजनीति भी जारी है। बेलगाम होती महंगाई को काबू करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या राज्य सरकारें क्या उपाय कर सकती हैं? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं, 1811-7000 और 1800-102-7001। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी। स्वागत है सर आपका। स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। इंडिया बोल में श्रोताओं की आवाज शामिल करने के पहले ये बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे है और 1 लीटर डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे है। मुंबई और दूसरे शहरों में कीमतें इससे भी ज्यादा। पिछले महीने जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके कुछ दिनों के बाद से ही ये तेल की कीमतें बढ़ने लगी थीं। लेकिन ये जो महंगाई है वो केवल तेल के जरिए लोगों पर बोझ नहीं बनी है। रसोई गैस भी बजट बिगाड़ रही है। खुदरा महंगाई दर 17 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है और इस आंकड़े की जानकारी लगभग सभी लोगों को है। लोगों की शिकायत है कि सब्जियों और फलों के दाम भी आसमान पर हैं। हाल में नींबू को वही दर्जा मिल गया था जो कभी कीमतों में तेजी की वजह से प्याज को हासिल हुआ था। नींबू को लेकर कई मीम और कार्टून बन गए हैं। महंगाई की मार चौतरफा है। टैक्सी, ऑटो के किराए बढ़ गए हैं, स्कूल में फीस बढ़ गई है। आप किसी भी चीज का नाम लें और आकलन करने पर जानकारी होगी कि बीते कुछ महीने के मुकाबले आज वो चीज ज्यादा दाम पर मिल रही है। महंगाई राजनीति का मुद्दा भी बन गई है। कांग्रेस नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और मंत्रियों से पूछे गए सवालों के जवाब और उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। सरकार के पास अपनी दलीलें हैं। कुछ वक्त पहले केंद्र सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो जवाब दिया था वो एक बार फिर आपको सुना देते हैं। उनको चाहिए मम्मी जी के घर से निकलें, राहुल जी और प्रियंका जी, और मनमोहन सिंह जी के घर तक पदयात्रा कर लें, तो उनको पता लग जाएगा कि आज क्यों महंगाई बढ़ी है और उनके समय में क्यों महंगाई बढ़ी थी। आज महंगाई जो है वो सप्लाई चेन बाधित होने का कारण है। आज महंगाई का कारण युद्ध है। आज महंगाई जो है जो पूरे विश्व में, चाहे यूके में 20% से ज्यादा बढ़ गई है 1-2 महीने के अंदर, यूएस में बढ़ी है, जर्मनी में, पूरी दुनिया में यहाँ 1% से भी कम जो है इसका असर पड़ा है, जिसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ये कुछ दिन पहले का इनका बयान है जिसमें ये बता रहे थे कि आखिर महंगाई बढ़ने की वजह क्या है और कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो फिलहाल उनके हिसाब से सही नहीं है। कुछ वक्त पहले महंगाई कैसे कम हो ये सवाल योग गुरु रामदेव से भी पूछा गया और उनका जो जवाब था वो भी वायरल हो गया। उसे भी सुन लीजिए। महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। ये थे योग गुरु रामदेव। ये ज्यादा मेहनत करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन लोगों ने इस सवाल को लेकर इन्हें घेरना शुरू किया। सवाल का जवाब जो था वो वायरल हो गया। कई लोगों ने उस पर काउंटर क्वेश्चन किए। सोशल मीडिया पर भी कई सवाल जवाब हुए। कोविड की वजह से सप्लाई चेन बाधित होने से लेकर यूक्रेन और रूस युद्ध तक को महंगाई बढ़ने का कारण बताया जा रहा है। लेकिन क्या सरकार के पास ऐसे कोई रास्ते हैं कि लोगों को राहत दी जा सके? हम आलोक जोशी साहब से ये सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, प्रणाम जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। राकेश कुमार दुबे, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर। जी स्वागत है दुबे जी आपका। क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताइए। जी सर, सरकार और आरबीआई दोनों ही महंगाई का गलत आकलन कर रही है। आरबीआई ने पिछले कुछ समय में बहुत अधिक रुपया छापा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। और सर, चेन बाधित होने से महंगाई कभी नहीं बढ़ी। जी हेलो
जी दुबे जी, आप अपनी बात रखें, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी सर, अभी पिछले वर्ष हरियाणा में 12 लाख बच्चे जो स्कूल सिस्टम से कोरोना महामारी के दौरान बाहर हो गए, अब वे बच्चे न तो सरकारी स्कूल में हैं न प्राइवेट स्कूलों में हैं। इनका स्कूल से निकलना आगे चलकर अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। सरकार अगर ऐसे बच्चों का स्कूली खर्च उठाएगी तो अभिभावकों का वो पैसा सीधे बाजार में खर्च होगा। यानी आप चाहते हैं कि शिक्षा में मदद की जाए सरकार की ओर से, महंगाई उससे काबू होगी, आपकी ये सलाह है सरकार को। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी तो सर, मैं जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ, मोहम्मद शफी सर। जी मोहम्मद शफी साहब, आप हमारे नियमित श्रोता हो गए, कॉलर हो गए हैं लगातार। पिछले हफ्ते भी हमने आपसे बात की थी। जी आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं पुराना श्रोता हूँ सर। बात ये है कि देखो जी, ओपोजिशन खत्म हो गई है जी। एक ही देखो, ओपोजिशन खत्म होने की वजह से आवाज उठ नहीं रही, कान में जूंग तक नहीं रेंग रही। जो गवर्नमेंट है उसको क्या तकलीफ है? जब ओपोजिशन ही खत्म हो गई, आवाज उठाने वाला कोई नहीं हो गया, प्यार राज चलता है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो महंगाई होना ही है। इसमें क्या बात है सर? महंगाई बढ़नी है क्योंकि अपोजिशन कमजोर है, आपका ये कहना है। आलोक जोशी साहब, मैं आपको शामिल करना चाहूँगा इस चर्चा में। हमारे दो श्रोता जिनकी आवाज़ आपने भी सुनी होगी, एक ने सरकार को सलाह दी, दूसरे कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ क्योंकि कमज़ोर है इसलिए सरकार तक लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन महंगाई एक मुश्किल का सबब है लोगों के लिए भी, और जब लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात तो पहुँचती होगी। जी बिल्कुल, सरकार तक बात पहुंचती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात आप महसूस कर रहे होंगे कि सरकार ने बहुत सारे कहें तो कोशिशें इस बीच की हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। महंगाई जिस रफ्तार में, जिस अंदाज में बढ़ रही है, अब जैसे हमारे जो पहले श्रोता थे, मुझे नाम याद नहीं है, माफ कीजिएगा जी, राकेश दुबे जी, राकेश दुबे जी ने कहा कि स्कूलों में अगर सरकार मदद करे, जो उन्होंने, उनकी बात का पहला हिस्सा था, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो भविष्य में ये अर्थव्यवस्था पे असर डालेगा, भारी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके ही अगर बच्चे बड़े होते हैं तो वो अर्थव्यवस्था में योगदान करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन आज अगर बच्चों की फीस सरकार देगी, हालांकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ कितने लोग पढ़ते हैं ये एक अलग सवाल है। प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई हो रही है, लेकिन बहुत सारे पुराने जानकारों का कहना है कि वो जो व्यवस्था है वो दरअसल काम नहीं कर रही है जी। लेकिन इससे आज महंगाई कम हो जाएगी ये संभव नहीं है। वो महंगाई जहाँ से आ रही है उसमें बच्चों के स्कूल जाने का, हाँ, उन परिवारों के लिए जरूर ये मदद होगी कि आप उन परिवारों को जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और ये मदद की जानी चाहिए। लेकिन इससे महंगाई पे असर पड़ेगा ये नहीं होगा। महंगाई पे असर इस वक्त जिस चीज से पड़ना है वो दो तरीके। सरकार उसमें से एक रास्ता बहुत समय से अपनाने से कतराती रही, पता नहीं क्यों, क्या वजह है कि सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी अगर कम करती काफी समय पहले पेट्रोल डीजल पर जी, आज की तारीख में तो वो इस हालत में है नहीं। अभी क्योंकि उसके पास वसूली बढ़ गई है, उसने जो अभी टैक्स के आंकड़े आए ताजा, उसमें बहुत अच्छी टैक्स वसूली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों की, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो यानी भारत की कुल अर्थव्यवस्था में जो टैक्स का हिस्सा है वो 23 साल में सबसे ऊंची जगह पहुंच चुका है। इसका अर्थ है कि सरकार के पास पैसा आ रहा है और सरकार चाहे तो वो अब टैक्स में कुछ रिलीफ दे सकती है। पिछले साल आपको याद होगा नवंबर में एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल डीजल में कटौती हुई थी, और उसके बाद दिसंबर में खाने के तेल में इंपोर्ट ड्यूटी कट की गई थी जी। लेकिन वो जितना कट हुआ है उससे कहीं ज्यादा दाम बढ़ चुका है, इसलिए उसका जो असर होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। वो लोगों तक महंगाई अभी जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से आगे और खतरनाक जगहों पे दिखाई पड़ने वाली है। जी, मैं लौटूंगा सर आपके पास, और भी आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि जनता के लिए महंगाई किस तरह से सरकार कुछ करे कि राहत मिले। एक और श्रोता इस बीच हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी हेलो जी, नमस्कार जी, हम बिहार से सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड से मनोज कुमार मेहता बोल रहे हैं। जी मनोज मेहता जी, अपनी बात रखिए। सर, मैं बचपन से ही महंगाई घटाओ और गरीबी हटाओ के बारे में सुन रहा हूँ। मेरी उम्र करीब 40 साल की है जी। लेकिन
अभी तक सिर्फ जो है नारा बन के रहा है और इससे कोई फायदा हुआ नहीं है। इसके जड़ में जो कारण है अशिक्षा है, बेतहाशा जनसंख्या बढ़ गई है और सरकार को देश भी चलाना है और चूंकि हम ही लोग के टैक्स के पैसा से देश चलता है, सैलरी में जाना है, पेंशन में जाना है, हथियार खरीदना है, इसलिए ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कितनी ही दबाव बनाया जाए विपक्ष के द्वारा या आम आदमी के द्वारा कि किसी भी चीज की दाम आधी हो जाएगी। कुछ छूट दिया जा सकता है सरकार के द्वारा, रिलीफ यानी आप कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके पास कोई सलाह है या सवाल है। जी अपना नाम बताइए। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर पड़रिया सीतापुर उत्तर प्रदेश से मैं सुनीत कुमार बोल रहा हूँ। जी बताएं। सर मेरा कहना है जो वर्तमान सरकार है इसने एक बहुत अच्छी मुहिम बनाई थी मेक इन इंडिया जी, लेकिन वो सिर्फ मेक इन इंडिया एक नारा ही रह गया, जबकि मेक इन इंडिया में हुआ कुछ नहीं। अभी हमें छोटी सी छोटी चीजें हैं सभी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, हमारी करेंसी नीचे जा रही है, तो भारत में रिसर्च भी बहुत कम हो रही हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ये डिवाइसेस सब बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो ये सब माहौल जो बना था मेक इन इंडिया का वो सिर्फ किताबों में रह गया है। बाकी सरकार और चीजों में जैसे बड़ी बड़ी स्टैचू बनाना 3-3 हजार करोड़ की और जो इधर उधर के काम है उनमें चुनाव जीतने के चक्कर में लग जाती है और इधर देश के विकास से फिर पिछड़ जाती है। मतलब लोकप्रियता वाले जो कार्यक्रम है वो सरकार करती है, जो करना चाहिए वो नहीं करती, आपका ये आरोप है। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से मैं बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। सर पहले तो आपको हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बसंती जी, समय कम रहता है इसलिए आप मुद्दे की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे किसानों को ले लीजिए, किसान के अनाज का भाव तो बिल्कुल बढ़ता नहीं है, मजदूरी के ले लीजिए, मजदूरी बिल्कुल बढ़ती नहीं है और महंगाई तो आसमान छूरी। तो मतलब ये देखिए आपकी मजदूर करके आएगा तो इतनी महंगाई, जैसे 300 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जैसे रोजगार गारंटी में 250 से आगे मिलता नहीं है ना। और किसानों को भी जैसे इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं तो उनका अनाज का भाव बिल्कुल एकदम, गेहूं के भाव बढ़ जाते फिर एकदम से नीचे चला जाता है और सब्जियों के भाव भी बहुत कम हो जाता है और कभी कभी उछाल हो जाता है सब्जियों में। तो ऐसा क्यों? मोदी जी को तो इनको सभी चीजों पे ध्यान दे के चलना चाहिए, सब पर ध्यान देना चाहिए। आपका ये सवाल है और ये सवाल हम रखते हैं आलोक जोशी जी के सामने। जी आलोक साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमारे 3 श्रोताओं ने अपनी अपनी बात की। मनोज मेहता कह रहे थे कि गरीबी हटाओ का नारा बरसों से सुन रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा। सुमित कुमार का भी लगभग यही कहना था कि सरकार जो है वो जनहित पर ध्यान नहीं दे रही है, केवल चुनाव जीतने पर ध्यान है। और बसंती लाल का तो सीधा सवाल है कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों नहीं रही है, उसे चारों तरफ ध्यान देना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों सवालों को? देखिए ये तीनों सवाल असल में जुड़े हुए हैं। ये करना सरकार को है और सरकार को क्या करना है। आप अपने घर का हिसाब ले लीजिए, तो अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? जी 2 तरीके हैं, एक तो है आधा खाना शुरू कर दें, ये खर्चा कम हो जाए। दूसरा तरीका है कमाई बढ़ाएं। जी अर्थव्यवस्था में देश के स्तर पे सबसे अच्छा और तरीका यही होता है कि आप ताकत लगाएं, देश की उत्पादकता बढ़ाएं और इकोनॉमी में रफ्तार लाएं, जिसके लिए तरह तरह के उपाय सुझाए जाते हैं। आज की तारीख में पिछले, आप कोरोना के आने के बाद से आपने सुना होगा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आ गया, लेकिन वास्तव में उसमें से कितना पैकेज व्यवहार में कन्वर्ट हुआ है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ ले और तेज हो जाए तो फिर देश में ज्यादातर लोगों की कमाई बढ़ जाएगी। इस वक्त कमाई बढ़ रही है कुछ लोगों की, देश के जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी कमाई बहुत रफ्तार से बढ़ रही है और दूसरी तरफ करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, उन्हें अपना चूल्हा जलाने में भी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो समस्या यहाँ है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार को इस वक्त ये करना चाहिए था, जिस बात की सलाह हम लोग बहुत सारे लोग देते रहे हैं, सरकार को पिछले बजट में या उसके पिछले बजट में किसी तरह के टैक्स का ऐलान करना चाहिए था। ये वन टाइम पेमेंट का ऐलान करना चाहिए था कि जो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, जो कंपनियां बहुत कमा रही हैं या जो व्यक्तिगत करदाता बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं, यानी अब ज्यादा जब मैं कह रहा हूं तो समझिए 100 करोड़ से ऊपर कमा रहा है अगर कोई आदमी साल में, जी, तो आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा लेते, सेस लगा लेते, एक बार के लिए ही लगा लेते,
तो उससे बहुत सारे गरीब लोगों को आप राहत दे सकते थे। आज की तारीख में आप जो गरीबों को राहत दे रहे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, मुफ्त राशन बढ़ रहा है और तरह तरह की स्कीमें हैं, इनसे सरकार को चुनाव में लाभ जरूर मिल रहा है, लेकिन इसके साथ जो एक मध्यवर्ग है जिसको न इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, न वो 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर रहा है, तो इसके बीच में जो फंसा हुआ है वो लगातार दबाव में आ रहा है। और 100 करोड़ भी नहीं, मैं कहता हूँ हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के नीचे के लोग जो हैं, जो 30% से ज्यादा टैक्स देने वाले लोग नहीं, छोड़ दीजिए उनको, उनके नीचे के लोग हैं, जिनमें से किस घर में किसी एक की नौकरी चली गई है, या कोई एक नौकरी का पात्र है लेकिन वो नौकरी पा नहीं रहा है, छोटा मोटा बिजनेस करते थे वो धंधा आधा हो चुका है। ऐसे लोग बड़ी भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं और उनको राहत देने का रास्ता यही होता है कि सरकार इकोनॉमी में, जिसको अभी इससे पहले आपके एक दर्शक ने कहा था कि सरकार बहुत, आरबीआई बहुत नोट छाप रहा है जिसकी वजह से समस्या हो रही है जी, दरअसल गरीबों की जेब में पैसा सीधा चला जाए, ऐसी योजनाएं जब आती हैं तो वो गरीब आदमी पैसा बहुत दिन बचा के रखने का शौकीन नहीं होता है, उसकी ये हालत नहीं होती है, वो तुरंत उस पैसे को लेकर बाजार में जाता है, खर्चा करता है और उससे इकोनॉमी में रफ्तार आती है, जिससे धीरे धीरे हम सबको उसका लाभ मिलता है। तो वो उपाय सरकार को करने थे, लेकिन उसने अभी तक किए नहीं है। वो उपाय जो हुए उपाय नहीं हो रहे है हैं। जी। क्यों उपाय नहीं हुए, इस पर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस बीच में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए, इनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप बात कर रहे हैं ये भी बताइए। मदन लाल लंबोरिया की तरफ से बात चल रहा है जी। नमस्कार जी, नमस्कार मदन लाल जी, अपनी बात रखिए। सर जी, ये महंगाई रोकने के लिए सरकार को पेट्रोल डीजल को वेट के दायरे में लाना हुआ। जीएसटी इन्होंने एक टैक्स, एक देश का नाम लेकर उन्होंने जो गेमिंग खेली है जनता के साथ, वो समझ से परे है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना होगा। फिलहाल भारत का जो गेहूं है उसको एक्सपोर्ट करना होगा और उसके एवज में तेल और गैस के साथ दूसरे देशों से डील करनी होगी। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, कुछ समय से हम देख रहे हैं, कॉरपोरेट जो टैक्स है उसमें छूट देती जा रही है और मिडिल और एम्प्लॉय है गवर्नमेंट, उनके पर भी सरकार बेरहम आ रही है। मार्केट का जो फ्लो है वो बैकफुट पर जा रहा है सरकारी पॉलिसी के कारण। जी, मतलब नीतियों में आपको दिक्कतें नजर आ रही हैं मदन लाल जी। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी हम सुन लेते हैं। जी हेलो जी, नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए। हम मोहम्मद सफर हाशमी झारखंड से बोल रहे हैं जी। मुझे तो लगता है सर कि पेट्रोल और डीजल में जो टैक्स लेते हैं उसको कम से कम 50% कम होना चाहिए। 50% कम होना चाहिए, टैक्स का बड़ा हिस्सा है ये। कई और श्रोता भी हमारे कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं। जब हमने विषय की जानकारी दी तो हमें हज़ारों की संख्या में कमेंट मिले हैं। उनमें एक है ऋषभ बोथरा, जो लिखते हैं कि महंगाई रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि केंद्र और सभी राज्य सरकारें पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैसों को जीएसटी में लाएं। राजेंद्र राठी ने लिखा है कि सब कहते हैं कि किसान बहुत गरीब है, उसकी फसल और सब्जी थोड़ी महंगी हो जाए तो फिर सब गरीब हो जाते हैं। हसन आसिफ ने लिखा है कि सरकार के पास अर्थशास्त्री भले ही ना हो लेकिन तर्कशास्त्री की फौज है। ज्योति सिन्हा ने लिखा है कि इनसे न हो पाएगा। कुछ और लोगों ने भी चुटकी लेने के अंदाज में कमेंट लिखा है। श्रवण कुमार का सवाल है कि शिकायत करें तो किससे करें। आलोक जोशी साहब, इस कमेंट में एक बेबसी, एक डर झलकता है कि किससे करें। हमारे एक श्रोता अभी कह भी रहे थे कि सरकार सुन नहीं रही है, नीतियों में दिक्कत है। आप भी लगभग उसी दिशा में जा रहे थे, तो लोग करें क्या? क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है, एक अर्थशास्त्री सरकार को सलाह देते हैं, एक चुनाव शास्त्री देते हैं। सरकार किस रास्ते पर जाती है? सरकार का देखिए, जो अच्छी सरकार है वो पुराने समय में कहा जाता था गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। लेकिन पिछली सरकार को अगर आप देखें, या और कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स कैन बी गुड पॉलिटिक्स ऑल्सो। आप राजनीति को साधते हुए भी अर्थशास्त्र चला सकते हैं। और नरेगा जैसे एक स्कीम है जो इसका एक बड़ा उदाहरण है जी, जिसमें आपने लोगों के लिए रोजगार पैदा किया, लोगों के हाथ में सीधे पैसा दिया और उससे इकोनॉमी को लाभ भी हुआ। कैसे हुआ? वो स्कीम है जिसमें मिलने वाला पैसा मनुष्य तुरंत खर्च करता है। जिसके हाथ में वो पैसा जाता है वो ऐसा आदमी है जो बहुत बचत करने में यकीन नहीं रखता या बचत करने की स्थिति में नहीं है। तो वो जो कमाता है वो खर्च करता है और वो पैसा घूमकर इकोनॉमी में आता है। तो ये एक मौजूदा स्कीम थी, लेकिन इसके बाद उससे निकल के और तरह तरह की तमाम नई स्कीमें खड़ी कर दी गई हैं। इस वजह से ये बात सही लगती है बहुत से लोगों का ये कहना कि सब ऐसा लगता है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है।
पेट्रोल डीजल को वैट में लाने का जहां तक सवाल है, वो पहले दिन से इसी को लेकर झगड़ा चल रहा है और उस झगड़े का कारण भी वही है जहां मैंने आपको पहले इशारा किया जिस तरफ। जी बिल्कुल। अगर राज्यों की कमाई, अगर सबकी कमाई ऐसी बढ़ रही हो, जीएसटी से वसूली तेजी से हो और राज्यों को जीएसटी का उनका हिस्सा समय से मिलने लगे, अभी क्योंकि जीएसटी में कमाई बढ़ रही है पिछले दिनों जी, तो इसलिए उम्मीद बढ़ जाती है कि अब आप कह सकेंगे कि भाई जहां से आपको इतनी कमाई होने लगी है, अब आप वो जो पेट्रोल डीजल में हिस्सा मिलता है उसको सेक्रीफाइस कीजिए। आज की तारीख में परिस्थिति है कि अगर केंद्र सरकार एक्साइज कम करती है तो उससे राज्यों की कमाई भी कम होगी और उसमें राज्यों को जो हिस्सा देती है वो भी कम होगा और राज्यों की माली हालत बहुत खस्ता है इस समय। हम लोगों को अपनी अपनी जेब दिख रही है, लेकिन जो राज्य सरकारों की हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। जी बेहतर नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब है। जी, एक और श्रोता इस बीच आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए, इनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। जी जी नमस्कार। मैं बेबी सिंह गुर्जर, पीलीभीत यूपी से। जी बेबी सिंह जी अपनी बात रखिए। हम कह रहे हैं ये फ्री जैसी योजना है, जैसे राशन है, ये बंद हो जानी चाहिए। इससे लाभार्थी और लापरवाह हो गया है जी, और किसान की फसल साड़ खा रहे हैं और इससे और बेरोजगारी महसूस हो रही है जी, मध्यम वर्गीय। जी अपनी बात रखने के लिए बेबी सिंह जी बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी सर, रघुनाथ यादव गोंडा से बोल रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश से। जी नमस्कार रघुनाथ जी, अपनी बात रखिए। सर जैसा कि आलोक रंजन जी ने कहा, बहुत सही बात उन्होंने कहा है। कहने का मतलब क्या है, जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसके साथ अगर सरकारें, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, आर्थिक कुछ और मदद करे जिससे सप्लाई चेन भी अच्छा हो जाए। लोग कुछ खरीदारी जैसे जो खरीद रहे हैं, जो छोटा वर्ग है वो कुछ खरीद भी नहीं पा रहा है। जी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए, यही बात आलोक जोशी जी ने अभी कहा। आलोक जी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो हमारे एक श्रोता बेबी सिंह ने कहा कि जब सरकारें मुफ्त सामान देती हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, इसका भी महंगाई पर तो असर होता ही होगा। और दूसरा, एक दुनिया भर में जो महंगाई है, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर दुनिया के तमाम देश, हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, सबकी स्थिति बड़ी खराब है महंगाई से। तो वैश्विक कारण भी बताया जा रहा है, इस दलील में आप कितना दम देखते हैं? नहीं, वैश्विक कारण है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वैश्विक कारण आज है, लेकिन अब से 1 साल पहले वैश्विक कारण नहीं था। कच्चे तेल का दाम जहां है उससे लगभग आधे पर था। उस वक्त भी तो पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं हुआ, तब सरकार ने उसका एक्साइज बढ़ाकर वसूली की और वो अपने खजाने में भरा। तो आज अगर हम मांग रहे हैं कि भाई हमको दीजिए, तो गलत नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने गुर्जर साहब ने कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज जब आप देते हैं तो आप एक तरह से काहिली की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। ये तर्क, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये बात सही जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं जब मिल रहा है तो फिर काम क्यों करना है जी। दूसरा, इस तरह के जो पैकेज दिए जा रहे हैं ये दान की तरह दिए जा रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी भारी डिबेट है। ये जो नोबेल प्राइज मिला है अर्थशास्त्र का अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो को, उनका कहना है ये करना पड़ेगा। दुनिया भर की सरकारों को अपने गरीब लोगों को मदद देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप हर एक के लिए रोजगार पैदा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैकेनाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है। लेकिन साथ में ये बहुत जरूरी है कि आप ये सुनिश्चित करें कि जिसको मदद दी जा रही है उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस न लगे, उसको ये महसूस सम्मान के साथ उसको मिले। मैं आलोक जी मैं 30 सेकंड में आपसे समझना चाहूंगा कि महंगाई अभी लोगों का पसीना निकाल रही है। कई बार मौसम से भी महंगाई को जोड़कर देखा जाता है। इस बार मानसून जो है वो औसत से बेहतर होने का अनुमान जाहिर किया गया है। साल के आखिर में 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसे भी महंगाई से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या कुछ राहत की आस लोगों को दिख सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, मौसम से एक चीज सस्ती हो सकती है, थोड़ा सा बारिश होगी तो जो नींबू अभी 600 रुपए किलो मिल रहा है वो कम हो सकता है। लेकिन नींबू, मिर्ची, इस तरह की चीजें, मौसमी चीजें, सब्जियों का जो दाम होता है वो मौसम से होता है। लेकिन बाकी चीजों का सप्लाई चेन से संबंध है। और जो एक श्रोता ने कुछ समय पहले सुझाव दिया था और वो सरकार उस पर काम कर रही है कि हम अपना गेहूं विदेश में बेच दें इस समय, तो क्योंकि रूस और यूक्रेन से सप्लाई बंद होने की वजह से गेहूं के दाम बढ़े हुए हैं जी, ग्लट है। तो आलोक जी, कुछ तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं, लेकिन मौसम की हमारी सीमा है, मिलने की उम्मीद नहीं दिखती जी। बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कार्यक्रम का आज स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने। अगले हफ्ते फिर इंडिया बोल में मुलाकात होगी। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।